हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं रीजनिंग की। ओके, इस रीजनिंग की सीरीज में हम आपको जो जो चैप्टर कराएंगे, जिस ऑर्डर में कराएंगे, आज शुरुआत करते हैं उसकी। सबसे पहले चैप्टर डाइस। ओके, हम आपको जिस तरीके से जो जो चैप्टर कराएंगे वो मेनली पहले तो कराएंगे वाई के लिए। ओके, वाई ग्रुप के लिए आप जितने भी चैप्टर आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में आते हैं रीजनिंग के, वो आपके कराए जाएंगे, और मैथ्स के। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं रीजनिंग से, डाइस चैप्टर से। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है सुबोध कुमार और आप ये वीडियो देख रहे हैं एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं डाइस से। तो आज डाइस का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ओके, सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे डाइस क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पासा। ओके, डाइस क्या है देखिएगा, दो चीजें अपने दिमाग में पहले ही सेट कर लीजिए। वो क्या क्या है? पहली चीज, जो लोग ये बताते हैं कि डाइस क्यूब होता है, वो भी गलत है। ठीक है, जरूरी नहीं डाइस क्यूब की फॉर्म में हो, क्यूबॉइड की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज पता होनी चाहिए, डाइस दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है, डाइस का मतलब ये होता है, डाइस का मतलब ये होता है कि अब आप देखिएगा, ये डाइस का एक 3D फिगर है। ओके, 3D फिगर होने का मतलब क्या है, इसमें फेस कितनी है, सरफेस यानी फेस कितनी है, 1 2 3 जो इधर साइड में, 4 5 और 6 पीछे। यानी अगर मैं फेस का नाम दूं तो एक तो होगी फ्रंट, एक होगी बैक, तो दो सरफेसेस ये हो गई। एक आपकी होगी राइट हैंड साइड और एक आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एक आपकी होगी राइट हैंड साइड, एक आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एक आपकी होगी फ्रंट और बैक तो हो चुकी है, एक आपकी होगी टॉप और एक आपकी होगी बॉटम। ओके, तो कुल मिलाकर आपकी 6 सरफेस होती हैं। इन 6 सरफेस को कैसे डिनोट किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वन बाय वन इसको डिनोट करते हैं। कैसे? यहां पर देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं फ्रंट कौन सी है, फ्रंट तो जो सामने से दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड फ्रंट। फ्रंट कैसे होती है जरा देखिएगा एक बार। फ्रंट कुछ इस तरीके से होती है, जो भी आपको सामने से दिखाई दे, ये आपकी फ्रंट सरफेस है। ओके, जिसके बैक है दैट इज कॉल्ड बैक। आपके जो राइट हैंड साइड है, जब आप कॉपी पर लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये टॉप और ये बॉटम। ओके, तो इनका नाम देते हैं ऐसे ही। कैसे? फर्स्ट फ्रंट पर क्या क्या है, ए बी सी डी। फ्रंट है आपका ए बी सी डी, ये आपका फ्रंट है, ए बी सी डी। अब अगर आपकी बैक के बारे में बात करते हैं, इसकी बैक सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो बैक सरफेस क्या है, एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। ओके, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब आप कॉपी पर लिखते हैं तो राइट हैंड साइड क्या है, बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ए डी एफ एच, ए डी जी और एच। टॉप डी सी एफ जी, डी सी एफ जी। बॉटम ए बी ई एच। ओके, ये आपकी सरफेसेस है। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैंने आपको डिनोट करके बताया। कुल मिलाकर सरफेस होती है 6। कितनी सरफेस होती है? 6। वर्टेक्स होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वर्टेक्स होते हैं 8, सरफेस यानी फेसिस होती हैं 6। नेक्स्ट आपसे अगर कोई पूछे कोर कितनी है, कोर का मतलब होता है साइड है, जैसे ये और ये और ये, तो एक साइड 4, दूसरी साइड भी 4, 8 और 1 2, 8 और 2 10 11 12। टोटल कोर होती है 12। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कोर होती है 12, सरफेस होती है 6 और वर्टेक्स होते हैं 8।
ये आपके टोटल इसमें डाइस में क्या क्या है वो चीजें हैं। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कीजिएगा। अब ये जो आपको मैंने कोर सरफेस वगैरह बताई, इन सभी के बारे में आप देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई सरफेस के बारे में पूछे कितनी सरफेस है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितनी सरफेस हुई? 6। कितनी सरफेस हुई? 6। अब आपकी सरफेस तो हो गई 6। वर्टेक्स कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टेक्स कितने हुए? 8। अब बात करते हैं कोर की। कोर कितनी है? 1 2 3 4। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी टोटल मिलाकर कोर कितनी होती है? 12। समझो दोबारा से, 4 तो ये रही, 4 ये रही और 4 ये रही। तो टोटल मिलाकर कितनी कोर हुई? 12। 12 कोर होती हैं। ओके, सरफेस कितनी होती है? 6 और वर्टेक्स होते हैं 8। तो ये था हमारा डाइस का पहला फॉर्मेट जो मुझे आपको बताना था। आप इसको लिख लीजिए। ओके, अब जरा आगे क्या है हमारा। अब डाइस के बारे में हमें जो जो पता है उसके अनुसार क्या क्या हो सकता है। डाइस के अनुसार क्या क्या हो सकता है हमें जो जो पता है। अब देखिएगा, जब हम डाइस को डिवाइड करते हैं यानी पासे को, तो पासा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होगा नॉर्मल डाइस, इसे बोलते हैं साधारण पासा। एक होगा स्टैंडर्ड डाइस, इसे बोलते हैं मानक पासा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी बता देता हूं। एग्जांपल के तौर पर समझो, देखिएगा, आप जब लूडो खेलते हैं तो आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड डाइस का, ठीक है, और नॉर्मल अगर कोई रूल ना हो उसके अलावा जो बचता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डाइस। मतलब क्या है जरा देखिएगा, इसमें 2 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट, अगर अपोजिट सरफेस का सम, ऑल अपोजिट लिख लेना, ऑल अपोजिट सरफेस का सम नेवर 7। मतलब क्या? ऑल का मतलब क्या? जरा ध्यान सुनना। ऑल का मतलब क्या है? ये रूल हर जगह फॉलो होना चाहिए। जैसे समझिएगा, अगर मान लिया मैं किसी से कहता हूं अगर आपसे कोई कहे, जैसे छोटी सी बात है, यहां पर 2 लिखा है, ओके, इसके अपोजिट यहां पर 5 लिखा हो, क्या लिखा हो? 5। इसे हम बोलते हैं अपोजिट सरफेस। 2 अपोजिट 5 7, ओके। 6 अपोजिट 1 दैट इज कॉल्ड 7, और 4 अपोजिट 3 तो ये भी 7। मतलब ये कहना ये चाहता है, अगर ऐसी कोई भी एक सरफेस बचे, मैंने लिखा ऑल अपोजिट सरफेस का सम 7 नेवर 7, मतलब 7 नहीं होना चाहिए। यानी कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन बचेगा, जिसका सम 7 नहीं आएगा, और अगर उसका सम 7 नहीं आया तो वो नॉर्मल डाइस कहलाएगा। और यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है सम ऑफ ऑल अपोजिट सरफेस कॉम्बिनेशन ऑलवेज 7। यहां पर सभी अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा ही होगा। सभी अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा? 7। जैसे देखिएगा जो मैंने यहां पर बना रखा है, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1। मतलब क्या हुआ? ऐसी सरफेस, ध्यान सुनिए, ऐसी सरफेस
जिनका सम अपोजिट करने पर 7 आता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। अगर एक भी ऐसा छूटे कि अपोजिट का सम 7 ना आए, नेवर 7, एक भी ऐसा हो, कोई एक भी, इसलिए मैंने नेवर का यूज किया, यानी कभी भी 7 नहीं होता होल का, यानी एक भी ऐसा छूटे जिसका सम 7 ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल डाइस। ओके, एक दूसरी और डेफिनेशन है जो इसकी बहुत फेमस डेफिनेशन है, वो क्या है जरा देखते हैं। पहले इसके लिए देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। अब यहां पर एक दूसरी चीज आती है जो मेरे को और बतानी थी आप लोगों को, वो क्या है, आप जब भी किसी डाइस को देखते हैं तो उस डाइस की आपको केवल क्या दिखाई देती है, 3D सरफेस। अगर आप देख रहे हैं, कितनी सरफेस देख रहे हैं, 3D, तो कैसे होती है जरा देखिएगा। अगर आप 3D सरफेस देख रहे हैं तो आपको डाइस दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन अगर आप 3D पेपर पे तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन समझने में दिक्कत होती है। 3D को बनाने के लिए सारी सरफेस नहीं दिखाई जा सकती पेपर पे केवल ढंग से 2D ही दिखाया जा सकता है। हाँ, आप दिखा सकते हैं कि 3D है, पर सारी सरफेस समझ में नहीं आएगी। ओके, तो जैसे 3D है, ओके, समझिएगा। अगर मैं किसी भी 3D को, इस डाइस को देखता हूं तो मेरे को इसकी केवल 3 ही सरफेस दिखाई देंगे, 1 2 3। ओके, अपोजिट जो सरफेस है वो कभी नहीं दिखाई देने वाली। 5 की अपोजिट क्या है, ये नहीं दिखाई देगी। 6 की अपोजिट क्या है, ये नहीं दिखाई देगी। इसकी अपोजिट क्या है, नीचे वाली, नहीं दिखाई देगी। ओके, तो डाइस की एक खासियत होती है कि डाइस को जब भी कॉपी पर बनाया जाएगा तो आपको उसकी केवल एक पोजीशन दिखाई जाएगी और उस पोजीशन में आपको केवल उसकी 3 सरफेस दिखाई देंगी। कितनी सरफेस दिखाई देंगी, 3 से ज्यादा सरफेस नहीं दिखाई जा सकती। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, 3 कैसे भी देख लीजिए आप, 3, आप कुछ भी बदल के देख लीजिए, आपको 3 ही सरफेस दिखाई देंगी, उसके अलावा सरफेस दिखाई ही नहीं दे सकती। इसीलिए यहां से एक नया रूल आएगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए ध्यान से कि अपोजिट सरफेस का सम कितना आता है, 7। अपोजिट सरफेसेस का सम कितना आता है, 7। अगर सभी अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। अगर कोई एक भी ऐसे छूट गई तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल डाइज। ओके, अब दूसरी चीज क्या आती है यहां पर, जरा देखते हैं इसको भी। दूसरा हमारा जो यहां पर आता है एक और रूल है, वो रूल क्या कहता है, ध्यान से इसको भी सुनिएगा। रूल आपका कहता ये है, सेकंड, सम ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर, सम ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर एडजेसेंट सरफेस इज 7। मतलब इसका कहना यह है, हिंदी में अगर मैं कहूं कि कम से कम एक पार्श्व सतह का योग, एक पार्श्व सतह के, एक नहीं 2 पेयर, 2 पार्श्व सतहों का योग 7 हो। कम से कम 2 पार्श्व सतहों का योग 7 हो। यहां क्या होगा, नो एडजेसेंट सरफेस पेयर, नो एडजेसेंट सरफेस पेयर सम 7। मतलब कोई भी ऐसा सरफेस का पेयर नहीं है, एडजेसेंट सरफेस का कोई भी पार्श्व सतह, कोई भी पार्श्व सतह, कोई भी 2 पार्श्व सतहों का योग 7 नहीं होगा। अब ये क्या रूल कहता है, ये भी समझ लीजिए जरा ध्यान से। ओके, कैसे कहता है ये रूल, देखिएगा। जब कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है तो ये दोनों रूल एक ही हैं। इससे पहले वाला जो रूल आपने पढ़ा क्या, कि अपोजिट सरफेस का सम, ध्यान सुनना, अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होगा। कोई ऐसी 2 पेयर होंगे अपोजिट सरफेस, कोई भी एक ऐसा पेयर आ सकता है जिनका सम 7 नहीं होगा। यहां ऐसा कोई नहीं होगा जिसका सम 7 नहीं होगा। पहला वो था अपोजिट वाला। अब ये दूसरा रूल क्या कहता है, सम ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर एडजेसेंट सरफेस। अब देखो अपोजिट तो पता लग गया, अब एडजेसेंट क्या कमाल की चीज है वो भी देखिएगा।
एडजेसेंट का मतलब है, देखिएगा 1 by 1। अब मैं यहां पर लिखता हूं, ये है जैसे ये एक सरफेस है, यहां 2 लिखा है मैंने, ओके। इसके एडजेसेंट सरफेस कितनी है, इससे मिली हुई जितनी सरफेस होती है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट। यानी एक सरफेस के एडजेसेंट सरफेस कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। और अपोजिट कितनी होती है, केवल 1। अब अगर स्टैंडर्ड डाइस की जगह नॉर्मल डाइस को पढ़ते हैं पहले, तो नॉर्मल डाइस ने कहा कोई एक ऐसा पेयर आएगा सरफेसेस का, कोई एक ऐसा पेयर आएगा एडजेसेंट सरफेसेस का कि उसका सम 7 होगा। कोई एक ऐसा आएगा, एक कम से कम। तो देखते हैं, यहां 3 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने 6, ओके। 5 2 6 1 4 और यहां पर लिख दिया 3। अब जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 के अपोजिट अगर 2 के साथ देखते हैं तो 2 के साथ कितना है, 6। 2 के साथ कितना है, 4। 2 के साथ कितना है, 1। 2 के साथ कितना है, 5। ओह, एडजेसेंट सरफेस कितना सम आ गया, 7। अगर एडजेसेंट सरफेस का किसी एक पेयर का सम 7 आ गया तो इसका मतलब ये क्या आ गया, नॉर्मल डाइस। और देखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां कोई ऐसा भी नहीं होगा कि जोड़ के 7 भी नहीं आएगा अपोजिट का। 6 के अपोजिट कितना है, 1, 7 आ गया। समझ में आया या नहीं है? यानी मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो केवल एक ही बात है, क्या अगर सभी के अपोजिट सरफेस का सम 7 आता है तो क्या है, स्टैंडर्डाइज। अगर एक भी छूट जाए ऐसा, अगर एक भी छूट जाए ऐसा जिसके अपोजिट सरफेस का सम 7 ना हो तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्मल डाइस। ओके, तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल डाइस। यानी स्टैंडर्ड डाइस की बस इतनी डेफिनेशन है कि जिसके अपोजिट का सरफेस का सम 7 होगा वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, और जिसके अपोजिट का सरफेस का सम 7 नहीं होगा वो नॉर्मल डाइस कहलाएगा। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन ऐसी ही हैं, इसको नोट कीजिएगा, पॉज करिएगा और नोट कीजिएगा इसको। अब हम समझते हैं पहले नॉर्मल डाइस के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मल डाइस। ओके, नॉर्मल डाइस के बारे में पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिएगा, ये एक डाइस है, ओके। मैंने पहले बोला था किसी भी डाइस की हमारे पास कितनी पोजीशन होंगी, अगर हम एक पोजीशन देखते हैं तो डाइस की 3 सरफेस दिखाई देंगी। अगर हम एक पोजीशन देखते हैं तो डाइस की 3 सरफेस दिखाई देंगी। जैसे देखिएगा, पहले 2 3 5। आपने पहले वाली जो हमारी डेफिनेशन थी, क्या थी, सॉरी दूसरे वाली डेफिनेशन, कि एडजेसेंट सरफेस का अगर सम 7 आ जाए, क्या आ जाए, एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 आ जाए तो वो नॉर्मल डाइस नहीं हो, वो नॉर्मल डाइस होगी, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। तो देखो जरा, 5 + 2 7, 3 और 2 3 और 5, 3 और 5 8, 2 और 3 5। देखो किसी को जोड़कर 7 आया, बिल्कुल है, ये रहा 7 सा। तो इसका मतलब इसके एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसकी एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा डाइस है, नॉर्मल डाइस है। ये कैसा डाइस है, नॉर्मल डाइस है। अगर कोई भी डाइस ऐसा हो जिसकी सरफेस को एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 आ रहा हो तो उसका मतलब वो नॉर्मल डाइस है, ये पक्का हरारत में नॉर्मल डाइस है। ओके, दूसरी बात, अब आप ऐसे दिखाते हैं 2 सरफेस, मैं आपसे कह रहा हूं ये एक ही डाइस की 2 पोजीशन है, ये एक ही डाइस की 2 पोजीशन है। कैसे, 5 2 5 3 1, ओके, 2 6 2 3 6 और यहां होगा 5 2 4, यहां पर होगा 4। अब जरा बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये इसके अपोजिट सरफेस है, ये इसके अपोजिट सरफेस है, और ये इसके अपोजिट सरफेस है। अब देखिएगा बात को जरा ध्यान से, मेरे से किसी ने कहा 5 और 2, मैंने कहा 5 + 2 दोनों जोड़कर 7 आ रहे हैं, अपोजिट सरफेस का सम कितना आ रहा है, 7। आपने कहा सर बिल्कुल 7 आ रहा है, सही है। 3 + 6 ये कितना गया, 9। देखो भैया, उसे देखते हो अगर तो तुम कहते हो सर वो स्टैंडर्ड डाइस है,
लेकिन जैसे मैं इसका सम करता हूं कितना आ गया 9, और मैंने पहले बोला था अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा 7। अगर कैसी डाइस होगी स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस होगी तो अपोजिट सरफेस का सम क्या आएगा 7 नहीं आएगा। तो देखो मैं ये दिखा रहा था, इसके अपोजिट मैंने ये माना है, इसके अपोजिट मैंने ये माना, इसके अपोजिट मैंने ये माना, और यहां पर एक नई चीज और उभर कर आती है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर मैं 5 + 3 करता हूं 8, 3 + 1 करता हूं 4, 5 + 1 करता हूं 6। आपने कहा सर इनका तो किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा, और जब 7 सम नहीं आ रहा तो यानी अगर मैं इसको छुपा दूं तो आप इसको देखकर तो बता भी नहीं सकते कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। ओके, समझ आया? यानी अगर किसी भी डाइस की एक पोजीशन दिखाई जाए और उसके जो एडजेसेंट सरफेस है उनका जब आप सम करते हैं वो 7 नहीं आता, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि पक्का वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि आपको केवल एक साइड पता है उसकी, दूसरी साइड तो आपने देखी ही नहीं है दूसरी साइड क्या है। ओके, तो ये दिमाग में नोट कर लीजिए, जब एक साइड के बारे में आपको दिखाया जाए, ओके, ये आपको नहीं दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया, तो आप कहेंगे इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है। किसकी तरह? इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह। अब वो हमें पता चलेगा दूसरी पोजीशन देखकर कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। ओके, तो अब यहां पर देखिएगा, आपने कहा 2 + 6 8, ये भी नहीं आ रहा, 6 + 4 10, 2 + 4 6, ये भी नहीं है। यानी हमें पता चला इंडिविजुअल अगर हम इन दोनों डाइस को देखते हैं, इसको अकेले देखें, इसको अकेले देखें, तो कोई भी इसको भी देखे चाहे इसको भी देखे, दोनों इंडिविजुअल देखने पर स्टैंडर्ड डाइस की तरह बिहेव कर रही हैं। लेकिन जब मेरे को ये दोनों दिखा दिया गया और मेरे को बोला इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये, तब हमने कहा कि भैया अब जरा ध्यान से देखो, एक के अपोजिट 4, 5 आ गया सम नहीं। अब इसका बिहेव जो था वो हमें क्लियरली पता लग चुका है कि एक कैसी डाइस आ गई, नॉर्मल डाइस। कैसी डाइस आ गई? नॉर्मल डाइस, क्योंकि 1 + 4 5, 3 + 6 9 और 5 + 2 7। तो ये दिमाग में सोचने वाली बात है कि पहले डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई कि अपोजिट सरफेस का एक ऐसी ही सरफेस होगी जिसकी अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होगा, वो कंडीशन यहां है। 5 और 2 7 है, एक बाकी 2 का सम 7 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन कर रहा है कि ऐसी सरफेस है ये जो 7 सम नहीं दे रही। अगर ये 7 सम नहीं दे रही तो इसका मतलब क्या है, ये एक नॉर्मल डाइस है। ओके, यहां देखिएगा आपने इसकी सरफेस काउंट की, एक ही डाइस की एक ही पोजीशन दिखाई दे रही है, वो एक डाइस की 2 पोजीशन दिखाई दे रही है, एक डाइस की एक पोजीशन दिखाई दे रही है। यहां दूसरा रूल पढ़ते हैं, कौन सा कर रहे हैं दूसरा रूल? दूसरा रूल क्या था कि कोई भी अपोजिट सरफेस तो छोड़ दी जाए, कोई भी एडजेसेंट सरफेस को जोड़ा जाए, कोई भी 2 एडजेसेंट सरफेस को जोड़ा जाए, अगर सम 7 आ गया, अगर सम 7 आ गया तो उसका मतलब होगा वो कैसी डाइस है? नॉर्मल डाइस है। एडजेसेंट सरफेस तो कितना आया? 7। इसका मतलब ये कैसी डाइस आ गई? ये नॉर्मल डाइस आ गई। ये दोनों एग्जांपल नॉर्मल डाइस के हैं, इन्हें ध्यान से लिखिएगा। दोनों रूल जो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट रूल फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहला रूल कहता है कि भैया अपोजिट सरफेस ऐसी कोई एक हो, ऐसी कोई एक पेयर हो अपोजिट सरफेस का जिसको जोड़कर 7 ना आए। तुमने जोड़ा, 5 और 2 7 आ रहा है, इसको इसके साथ जोड़ा नहीं आ रहा, इसको इसके साथ जोड़ा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉर्मल डाइस है। कम से कम एक होना चाहिए था, यहां तो 2 मिल गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल क्या था? एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर, एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए, किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसका मतलब वो कैसी डाइस होगी? वो नॉर्मल डाइस होगी। तो देखो 5 और 3 8, 3 और 2 5, 2 और 5 7। तो समझ आया? ये पहली डेफिनेशन थी, ये दूसरी डेफिनेशन थी नॉर्मल डाइस की। दोनों डेफिनेशन यहां से ट्रू हो गई। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी बात हम करते हैं स्टैंडर्ड डाइस के लिए। किसके लिए बात करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस के लिए। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। ये वो पासा है, ये वो है जो आप लूडो में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? लूडो में। यहां पर भी फिर वही कंडीशन है, अगर आपको डाइस की केवल एक पोजीशन दिखाई दे, कितनी पोजीशन दिखाई दे? एक। तो अगर आपको किसी भी डाइस की एक पोजीशन दिखाई दे, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको एक डाइस, जैसे वहां पर हमने पढ़ी थी इससे पहले नॉर्मल में 5 1 4, ये डाइस है।
ये एक पोजीशन आपको दिखाई दे रही है डाइस की। आपने कहा अगर ये नॉर्मल डाइस है तो एडजेसेंट का सरफेस का सम कितना आना चाहिए? 7। 5 और 4 9, 1 और 4 5, 5 और 1 6। क्या किसी भी एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर, कहीं पर भी जोड़ने पर, आपके इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 नहीं आता तो इसका मतलब इसका बिहेव कैसा है? इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सरफेस जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा। अब जरा दूसरा देखिएगा, फिर यहां 2 वही जो हमने पहले बनाए थे, यहां पर आ गया है 5, यही इसी को बना देते हैं 1 4 2 6 2 3 6। अब जरा देखिएगा इसको ध्यान से, अगर मैं कहता हूं ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट सरफेस, इसके अपोजिट ये है। आपने कहा 5 और 2, मैंने कहा काउंट कीजिए। आपने कहा सर 7, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा 4 और 3, अपोजिट सरफेस है ये 7। 1 और 6 अपोजिट सरफेस है, ये भी 1 + 6 7। ओके, तो अपोजिट सरफेस सभी जोड़ने पर 7 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्डाइज। कैसा डाइस है? स्टैंडर्डाइज। और जो मैंने दूसरी बताई वो बात अभी भी एज इट इज है, बिल्कुल जू की जू है। क्या कि कोई भी एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। ये इसका ही एक एग्जांपल था। अभी देखो 2 + 6 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5। किसी को भी जोड़ने पर क्या नहीं आ रहा? 7। तो इसका मतलब हुआ ये भी एक नॉर्मल डाइस ना होकर स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस की पोजीशन है। तो यहां पर फिर दोबारा से पहला रूल, फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि कोई भी अपोजिट सरफेस जोड़ने पर 7 आए तो इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। जोड़ो 5 + 2 7, 4 + 3 7, 1 + 6 7। अपोजिट सरफेस जोड़ने पर अगर 7 आए तो इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, अगर कोई भी ऐसा डाइस हो जिसकी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 ना हो, अगर 7 आ गया सम तो हो जाएगा नॉर्मल डाइस। अगर 7 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्डाइज। तो ये स्टैंडर्डाइज का एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी डिपेंड करेगी जब हम एग्जांपल या क्वेश्चन करेंगे। वहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, क्या? आपको कितनी पोजीशन दी गई है। आपको एक डाइस की एक पोजीशन दी जा सकती है, एक डाइस की 2 पोजीशन दी जा सकती है, या एक डाइस की 3 पोजीशन भी दी जा सकती हैं। 3 से ज्यादा भी पोजीशन हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, ये दोनों डेफिनेशन है, ध्यान से लिखिएगा। अभी तक हमने केवल 2 चीजें सीखी हैं। डाइस क्या है, डाइस के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा डाइस कितने तरीके के होते हैं, उनके नंबर लिखने के आधार पर डाइस 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस, उनकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो मैं यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं बोर्ड को, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला एक क्वेश्चन तो ये है, यहां पर हम वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और थी जो आपको बतानी है। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं व्हेन, पहला टाइप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट, कॉपी पर लिख लीजिएगा, टाइप फर्स्ट। ओके, व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन ऑफ अ डाइस, जब किसी डाइस की केवल एक ही पोजीशन गिवन हो, जब किसी डाइस की केवल एक ही पोजीशन गिवन हो। अब जरा एक ही पोजीशन गिवन हो तो कैसे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, सबसे फर्स्ट, आपके पास ऐसा हो सकता है जैसे ये एक डाइस दिया हुआ है। ओके, ये आपके पास पोजीशन दी हुई है, डाइस दिया हुआ, एक डाइस की एक ही पोजीशन, मतलब क्या है? डाइस एक ही है, उसकी एक ही पोजीशन दिखाई गई है। यहां पर नंबर लिखे हैं 5 3 1। ओके, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहला काम समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड आउट नंबर अपोजिट 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। ओके,
यहां ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं मैं किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूं, ये याद रखिएगा। वैसे तो मेनली हम पढ़ रहे हैं वाई के लिए, ओके, लेकिन अगर आप किसी और अच्छे एग्जाम को देते हैं और अलग किसी एग्जाम को देते हैं तो वहां पर डाइस के बारे में कैसा हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, मैं सारी डायमेंशन बताऊंगा, जितनी डायमेंशन हो सकती है इसमें लास्ट तक। ओके, समझिएगा। 5 3 1 आपसे पूछा गया फाइंड आउट नंबर अपोजिट 5। एक जगह लिखा है 2 ऑप्शन, एक लिखा है 4, एक लिखा है 6, एक लिखा है नन ऑफ दीज एक तो ये है। दूसरा आपका क्या आएगा नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन यही हो, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो, A 2 B 4 C 6 D 2 और 4 और 6। ओके, एक और ऑप्शन आ सकता है, एक तरीका और हो सकता है क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का एक तरीका और हो सकता है। क्या? वो साफ साफ लिखेगा इफ गिवन डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये वाली लाइन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये वाली लाइन आपको गिवन नहीं है, आपको केवल ऐसे दिया है और आपसे पूछा अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 5 के अपोजिट क्या है? 5 और 1 क्या आया? 6। 5 और 3 क्या आया? 8। 1 और 3 क्या आया? 4। आपने जोड़े तो कोई भी साथ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है, इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है। जब इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है तो 5 के अपोजिट क्या आएगा? 2। ओके, इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह तो 5 के अपोजिट 2 आएगा। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन ये हो, क्वेश्चन वही ऑप्शन ये हो, तो क्या आप 3 सरफेस देखकर बता सकते हैं कि ये पक्का स्टैंडर्डाइज होगा? नहीं बता सकते। अभी क्वेश्चन बताया था, रिवाइंड इससे पीछे जाके देखना, वहां पर मैंने लिखा था कि अगर एक पोजीशन दिखाई दे तो आप एडजेसेंट को जोड़कर ये नहीं पक्का कर सकते कि वो स्टैंडर्डाइज है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा इसकी बाकी की 3 सरफेस ऐसी ही हो, स्टैंडर्डाइज वाली ही। ओके, तो इसलिए इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह, इसलिए हमने 2 लगा दिया। लेकिन अगर ऑप्शन ये रहे तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये होगा हमारे लिए आंसर देना, 2 और 4 और 6। अब बात ये आती है कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, क्या लिखा हो क्वेश्चन में? कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। तो अगर एक स्टैंडर्डाइज है और ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए आपसे कोई कहे 2, बी आपसे कहे 4, सी आपसे कहे 6 और डी आपसे कहे 2 और 4 और 6। समझो अब बात को, बात वही की वही है। अगर ऑप्शन ये हो तो सबसे अच्छा आंसर है 2, एक पोजीशन देने में। अगर ऑप्शन ये हो उससे भी अच्छा आंसर है ये, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं, ये लगाएंगे। फिर अगर वहां दे दे कि गिवन डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है तो बेटा तुम जानते हो अपोजिट का सम कितना होगा? 7। तो 5 प्लस इसके अपोजिट बराबर 7, दैट मींस x इक्वल्स टू 7 माइनस 5, तो क्या आएगा? 2। x क्या आएगा? 2। यानी हर हालत में ये ऑप्शन सही है, चाहे कितने भी ऑप्शन दियो। अगर वो आपको बोल देता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, यहां आपको केवल इतना कहा कि अपोजिट 5 बताओ, तो आपने इसको काउंट करके देखा, आपने कहा सर ये स्टैंडर्ड डाइस तो लग रही है, क्योंकि जोड़कर कोई भी एडिशन जोड़कर 7 नहीं आ रहा, तो आपने कहा सर इस देखने से ये ऐसे लग रही है स्टैंडर्डाइज हो। बिल्कुल, इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार हम 2 पर लगाएंगे, नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन ऐसे दिए हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, देखना जहां पर मैंने नॉर्मल और स्टैंडर्डाइज के बारे में बताया था, तो वहां आप 3 को देखकर ये नहीं कह सकते पक्का स्टैंडर्डाइज है, इसका बिहेव तो है, पक्का नहीं है। अब आपको दिया नहीं है कि ये कैसे डाइस है, तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? 2 4 6, 2 और 4 और 6। तो अगर आपको गिवन ही नहीं है कैसा डाइस है और ऐसा दिखाई दे कि एडिशन जोड़कर क्या ना है? 7 ना है, लेकिन तब भी हम कहेंगे इसका बिहेव स्टैंडर्डाइज की तरह है, लेकिन पक्का स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो जो अच्छा ऑप्शन है वो क्या है? ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, अगर वहां लिख दे कि वो स्टैंडर्डाइज है, तो इसका चाहे कितने भी ऑप्शन दियो फिर आंसर होगा 2। तो मैंने 3 वेरिएशन बताए आपको इसमें, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा, वाई वाले
तुम्हारे में केवल ये आएगा, लिखवा लो, ठीक है ना, ये आएगा ना ये आएगा, ये आ सकता है, ये वाला वेरिएशन नहीं आएगा। क्या हो सकता है, स्टैंडर्डाइज लिख के दे सकता है, आंसर दे देगो तुम आसानी से, क्या होगा 2, या ये वाला आएगा, नहीं पता होगा तब भी तुम आसानी से आंसर दे दोगे, ये नहीं आएगा, पक्की बात है, ये ऑप्शन लिखा ही नहीं होगा। लिख लीजिए इसको ध्यान से, ओके। देखिए अब अगर इस क्वेश्चन को करना हो, ये भी एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन वही है पहले वाली, फाइंड आउट अपोजिट 5। इसमें दो तरीके बनाते हैं हम, जरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 5 के अपोजिट, अगर कहीं लिखा हो जो अभी तक नहीं दिखाई दिया, 3, बी है 6, सी 1, डी नन ऑफ दीज एक दूसरा है, अगर ऐसे बताया जाए, ए 3, बी 6, सी 1 और डी 3 और 6 और 1। अब बेटा जरा ध्यान से बात समझिएगा, क्या बात है। देखो तुमने 5 और 2 जोड़ा 7, 2 और 4 जोड़ा 6, 5 और 4 9। आपने कहा सर ये तो जोड़कर 7 आ गया, अगर ये जोड़कर 7 आया तो इसका मतलब ये कैसे डाइस हो गया, ये एक डाइस बन गया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस का कोई ऑर्डर तो नहीं होता, ओके। अब जब हमें साफ साफ पता है कि ये एक नॉर्मल डाइस है और ऑर्डर कुछ नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते अपोजिट क्या आएगा, क्योंकि एक ही सरफेस दिखाई गई है। तो हम आंसर लगाएंगे यहां पर ये वाला, नन ऑफ दीज। कुछ नहीं बोला जा सकता, पता ही नहीं क्या आएगा अपोजिट, क्योंकि ये पहले ही सारी सीमाएं लांघ चुका है और ये किसमें पहुंच गया, नॉर्मल डाइस में, ठीक है। हाँ अगर ये वाला ऑप्शन हो 3 और 6 और 1, यानी जो 3 सरफेस दिखाई नहीं दे रही उन तीनों में से कोई हो सकता है, बिल्कुल सही, तो उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। समझ आई बात। यानी अगर कोई अपनी सीमा लांघ जाए, यानी स्टैंडर्ड डाइस से नॉर्मल डाइस में पहुंच जाए, तो कोई ऑर्डर नहीं बचता। लेकिन अगर वो एक डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस है, तो तुम ऑर्डर बता सकते हो। यहां पर क्या हुआ, यहां साफ साफ दिखाई दिया कि स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं, ये एक नॉर्मल डाइस है। अगर ये नॉर्मल डाइस है तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहां चौथा नन ऑफ दीज सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते, कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो तो ये भी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए आंसर देने के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन था। जब कोई एक डाइस की एक पोजीशन गिवन हो, अब हम स्टार्ट करेंगे एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन हो, उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, जरा नोट कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग डाइस का एक अगला पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा डाइस क्या है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड, डाइस की एक पोजीशन गिवन हो तो क्या होगा। अब दूसरी बात है, अगर डाइस की 2 पोजीशन गिवन हो तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस गिवन, अगर एक सिंगल डाइस की 2 पोजीशन गिवन हो तो देखो क्या क्या होगा। इसमें 3 केस है, ठीक है, मैं तीनों बताता हूं। पहला केस, फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन नो डिजिट या नंबर कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन ना हो। दूसरा क्या है, व्हेन ओनली 1 नंबर कॉमन, केवल एक ही नंबर कॉमन हो। अगला क्या है, व्हेन ओनली 2 नंबर कॉमन। ओके, ये 3 पार्ट है इसमें, ठीक है। जब एक नंबर कॉमन होता है, जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तब हम अलग रूल लगाते हैं। जब एक नंबर कॉमन होता है तब हम लगाते हैं रोटेशन रूल। ओके, जब 2 कॉमन होते हैं तब हम लगाते हैं कैंसिल रूल, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहीं से। ओके, फर्स्ट, पहला, व्हेन नो डिजिट कॉमन, जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो। जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो तो कैसे होता है, जब देखिएगा, इसको लिखते हैं यहां पर। जब कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती तो 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? पहली चीज, जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो तो वही, या तो वो नॉर्मल डाइस होगा,
2 डिजिट दिए हैं। ओके, दूसरा ऐसे ही यहां पर अब देखिएगा ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में एक बहुत अच्छी बात है, दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं। इन दोनों में देखिएगा कोई डिजिट कॉमन है नहीं है, इन दोनों में देखिएगा कोई डिजिट कॉमन है नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मुझे बतानी थी, बहुत जरूरी की पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी ऐसी 2 डाइस से दिखाई दे जिनमें कोई भी डिजिट कॉमन ना हो और उनके एडजेसेंट सरफेस के नंबर का सम किया जाए, उनके एडजेसेंट नंबर का सम किया जाए तो 6 4 8 8 10 6। तो देख के बताइएगा किसी का भी 7 आया, किसी का भी 7 आया नहीं आया। अगर एक डाइस की 2 पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक डाइस की 2 पोजीशन दिखाई जाए, एक पोजीशन ये रही, ठीक है, दूसरी पोजीशन ऐसे करके दिखा दी जाए, ठीक है, और दोनों में से किसी का भी सम 7 ना आया एडजेसेंट सरफेस का, तो इसका मतलब वो पक्का स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे डाइस है वो? स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो यहां पर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं आ रही है, नंबर कॉमन नहीं है, और मैं जब सम करता हूं तो सभी का सम 7, किसी का भी सम नहीं है। इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया 1 के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान से बैठाना और समझाना कि भैया 6 होगा। समझ आई बात? अगर कोई पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो फिर वही ध्यान से बैठाना और समझाना क्या होगा, 3। अगर कोई पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, तो भैया 5 होगा। तो मेरे बच्चा ध्यान से समझो, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 5, ये सभी स्टैंडर्ड डाइस के लिए है। समझ आई बात या नहीं आई? ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, अब यहां पर देखिए, ये भी 2 डाइस हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम इनका सम करते हैं तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 3 और 4 7, 6 और 4 10। तो ये एक ही डाइस की 2 पोजीशन है, जोड़ने पर 7। एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर 7 का मतलब क्या है? ये एक नॉर्मल डाइस है, ये एक नॉर्मल डाइस है। अगर ये नॉर्मल डाइस है और ऊपर देखिएगा मैंने क्या लिखा है, व्हेन नो डिजिट कॉमन, कोई डिजिट कॉमन नहीं, तो स्टैंडर्ड की पहचान क्या पता लग गया, नॉर्मल डाइस की पहचान क्या पता लग गया। अब अपोजिट कौन बताएगा? तो अपोजिट देखिएगा ध्यान से, ये है हमारी लेफ्ट हैंड सरफेस। कौन सी सरफेस है? लेफ्ट हैंड। इसके अपोजिट होगा ये, मतलब लेफ्ट हैंड के अपोजिट होगा राइट हैंड। तो हम लिखेंगे 5 के अपोजिट होगा 4, इस टॉप के अपोजिट होगा ये टॉप, तो हम कहेंगे 1 के अपोजिट होगा 3। अब बचा कौन? 2 के अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 6। तो मैं समझता हूं आप लोगों को पहचान करना आ गया होगा कि कौन किसके अपोजिट है। ओके, नोट कीजिए इसको ध्यान से। अब बच्चा लोग हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड का। ध्यान सुनिएगा, टाइप सेकंड का रूल नंबर पहला था कोई कॉमन नहीं, ए पार्ट, ये है बी पार्ट। यहां एक डिजिट कॉमन है। क्या कॉमन है? एक डिजिट। देखो जरा ध्यान से, 5 2 3 4 2 1। जब एक डिजिट कॉमन हो, तो हम लगाते हैं रोटेशन रूल। क्या नाम है इसका? रोटेशन रूल। याद रखना, हिंदी में बोलते हैं चक्रण नियम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चक्रण नियम, रोटेशन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। रोटेशन रूल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा,
अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ध्यान से सुनिए, ये 2 से आप गए 3, 2 से आप गए 3, तो आप यहां लिखेंगे 2 से आप गए 3, 2 से आप गए 3, 3 से आप गए 5, 3 से आप गए 5, वापस घूम कर आए 2, वापस घूम कर आए 2, तो 2 से आप गए क्लॉकवाइज 3, 3 से आप गए 5, 5 से आप गए 2। ओके, अब यहां देखिएगा 2 से आप गए 4, आपने 2 तो यहां एज इट इज लिखा, 2 से आप गए 4 क्लॉकवाइज, 4 से आप गए 1, 4 से आप गए 1, देन आप 1 से फिर दोबारा से 2। ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन इधर भी, क्लॉकवाइज इधर भी। वैसे ऐसा कोई नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते, अगर आप इधर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इधर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, ये जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां पर देखिएगा आप ये ब्लॉक बनाए, यहां 2 2 है, इसको कट कर दो। अब एक ऐसा नंबर लिखो जो अभी तक नहीं दिखाई दिया, 2 के अपोजिट वो नंबर आएगा, तो वो कौन सा नंबर है? 6। कौन सा नंबर है? 6। 2 के अपोजिट होगा 6, और ये 100% सही है हर हालत में, ये कभी गलत ही नहीं है। अगर ऑप्शन दिया हो आपको नीचे, क्वेश्चन आपका हो 2 के अपोजिट 2 नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको एक ऑप्शन दिया है 2 के अपोजिट, आपको 2 के अपोजिट दिया 5, बी आपको दिया 2 के अपोजिट होगा 3, सॉरी 2 के अपोजिट होगा 6, एक आपको दिया 2 के अपोजिट होगा 2 के अपोजिट होगा 5 हो गया, 3 हो गया, 1 और एक आपको दे दिया डी, नन ऑफ दिस। तो आप ये चीज समझ जाइए, चाहे कुछ भी हो 2 के अपोजिट 6 होगा, ये हर हालत में सही है, चाहे कुछ भी दिया ऑप्शन में, इस केस में 2 के अपोजिट 6 होगा, और ये कभी गलत भी नहीं होगा, 100% ट्रू है। ओके, नेक्स्ट दूसरी चीज जो यहां पर देखने के लिए है, 3 के अपोजिट 4 50%, 5 के अपोजिट 1 50%। अब ये आप कहेंगे 50% का मतलब क्या? बेटा देखो सुनो, जो y वाले हैं वो दिमाग में उतार लो, तुम्हारे पास इतना ही आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सी सेट के लिए करते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे होते हैं जो पीसीएस में सी सेट देते हैं या आईएएस में सी सेट देते हैं। मैं उसके लिए भी बता रहा हूं आपको, ये वहां पर ही ये ऑप्शन मिलेंगे 50% वाले, वो मेरी गारंटी है, और कहीं नहीं मिलेंगे 50% वाले ऑप्शन, वहीं दिखाई देंगे आपको। ओके, अगर आपसे y में कोई पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 टिक लगा के ना, कोई टेंशन नहीं है। 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 टिक लगा के ना, कोई टेंशन नहीं है। वहां ऑप्शन भी इसी तरीके के होंगे, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, देखिएगा जरा, देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट नंबर अपोजिट 4। 4 के अपोजिट क्या नंबर होगा? किसके अपोजिट? 4 के अपोजिट। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहां तो पक्का हो गया 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 100% है, कहीं चले जाइयो, इससे अलग आंसर नहीं आएगा। 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, ठीक है। यहां समझिएगा, फाइंड आउट नंबर अपोजिट 4, 4 के अपोजिट क्या होगा, ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या है? y में ये आएगा, गारंटी लिख लो, अभी लिख के दूं, ठीक है, ये आएगा। ओके, और अगर कोई पीसीएस का या एसएससी सीजीएल का कोई पेपर देता है तो वहां ये वाले ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, वाई ग्रुप के लिए अगर मैं बताऊं, ये पूछेगा फाइंड आउट नंबर अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? 3, तो बेटा इस पर ही टिक मारना, नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, सीधे सीधे 3 पर टिक मारना, कोई टेंशन नहीं है। रोटेशन रूल सीधे सीधे कहता है 3 होगा। 50% क्यों कह रहा हूं, अब जरा देखो, 3, 6, 5, 3 और 4, 5, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ये आते हैं तो 4 के अपोजिट 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये भी याद रखना अगर ऑप्शन इस तरीके के आते हैं। ओके, ये बात बहुत जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब जरा एक चीज और देखेगा, यहां 6 के अपोजिट 2 है, यानी इसने पहले ही स्टैंडर्डाइज का रूल तोड़ दिया है। अब हम स्टैंडर्डाइज का रूल तब देखेंगे जब फॉलो करेगा बाद में, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, डाइस का लेक्चर नंबर 1 यहीं खत्म होता है। अब आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। आज से हमने ये सीरीज शुरू की है, किसके लिए? वाई के लिए, रीजनिंग की। ओके, तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक दूसरी चीज और, आपको जो भी दिक्कत हो, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको भेजने हो तो आप उसमें क्वेरी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भेजा जाएगा। ओके, दूसरी बात,
अगर आपको उसमें कुछ भी बताना है कि सर मुझे ये वाला पढ़ना है चैप्टर, तो आप उसमें भेज सकते हैं, मैं आपको वही चैप्टर पढ़ा दूंगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाइए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ओके, धन्यवाद।